काम होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो इन सब में जितने भी काम होते हैं, इन सब में कॉमन क्या चीज रहती है? केमिकल कंस्टिट्यूशन बदला जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके न्यूक्लिक पार्ट का, उसके डीएनए या आरएनए का, है ना? उसमें हम केमिकल चेंज करते हैं। ये चेंज कैसे किया जाता है? ये चेंज कैसे किया जाता है? ये पूरा जो मैकेनिज्म है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। इस पूरे चेंज का क्या लाभ लिया जाता है? ये आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की जितनी भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं, जितने भी बारे में उसके पढ़ रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं उनके जो न्यूक्लिक मॉलिक्यूल्स है, आरएनए और डीएनए, उनमें चेंज आया है। उनमें चेंज के फलस्वरूप आप ये कर पाए, है ना? अगर उनमें चेंज ना कर पाते तो ऐसा होना संभव नहीं था। उसके लिए आपने देखा, पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा आपने? गोल्डन राइस बनाना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा है। हाँ, जीन को आइसोलेट करना, है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, डिजायर डीएनए को पहचानना, फिर उस डिजायर डीएनए को पहचान के क्या करना? आइसोलेट करना, आइसोलेट करके उसे वेक्टर में डालना, वेक्टर से फिर होस्ट में ट्रांसफॉर्म करना, और फिर मल्टी उसकी कॉपी तैयार करना। ये आपने पढ़ा है किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू का पोर्शन है, और जब आप उसकी कॉपी तैयार कर रहे हैं लास्ट में ट्रांसफॉर्म करने के बाद, वो क्या है? बायो प्रोसेस है। वो क्या है? एक स्टेराइल एनवायरनमेंट देके आप जो है ये तैयार करते हैं, ये आता है बायो प्रोसेस के अंतर्गत, है ना? मोटा मोटा हम ये जान रहे हैं। फिर उसमें हमने आइसोलेशन के तरीके को पढ़ा कि भाई आइसोलेशन कैसे किया जाता है ना? आइसोलेट करने के लिए आपको कहां तक पहुंचना है? न्यूक्लियस तक पहुंचना है। न्यूक्लियस तक पहुंचना है तो जो भी बीच में बैरियर है उन सबको हटाना पड़ेगा। जिस तरह का रुकावट है उस तरह के एंजाइम को इस्तेमाल करके हमें उसे हटाना है, और फिर वहां तक पहुंचना है। फिर डिजायर डीएनए को क्या करना है? आइसोलेट करना। उसका एक फ्रेगमेंट आपको लेना है, क्योंकि पूरा डीएनए से आपको मतलब नहीं है, आपको डीएनए के एक टुकड़े से मतलब है, जिस टुकड़े पे आपको काम करना है? और फिर उसके लिए आपको डिजायर टुकड़ा जब चाहिए तो आपको बायोफोरेसिस के द्वारा, है, आप उसे निकालते हैं। और निकालने के बाद फिर आप क्या करते हैं? उसे क्या करते हैं? किसी प्लाज्मिक वेक्टर के प्लाज्मिड के साथ क्या करते हैं? उसे जोड़ देते हैं। तो कैसा डीएनए बन जाता है? फिर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के लिए, वेक्टर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज वेक्टर में होनी चाहिए, है ना? वो क्वालिटीज आपने देखी हैं कि क्या क्या क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। ये सारी बातें आपने इससे पहले लेसन में पढ़ी, ठीक है? उसके बाद अब एप्लीकेशंस आई। भैया एप्लीकेशन आने में बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम सदियों से करते आ रहे हैं। पहले हम उसके यूज में केवल क्या करते थे? कुछ चीजें थी, कुछ लिमिटेशन थी, जहां तक हम उसका यूज कर लेते थे, उससे बाहर हम उसका यूज नहीं कर पाते थे, है ना? और फिर सबसे बड़ी खामी ये रहती थी कि डिजायर के साथ साथ अनडिजायर चीजें भी हमारे साथ घटित होती थी, वो भी चली जाती थी। फिर हमने ऐसी टेक्नोलॉजी खोजी कि हम केवल डिजायर चीजों को वहां भेज सके। यही बायोटेक्नोलॉजी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा फिर आपने पढ़ी? पढ़ी थी या नहीं पढ़ी? हैं? हैं? पढ़ी थी ना ईएफबी की, या नहीं पढ़ी? जिसमें दोनों दोनों एंशियंट और मॉडर्न दोनों परिभाषाओं को समाविष्ट करके बनाया गया था। उसके बाद आपने जाना कि भैया हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हमें अनडिजायर चीजों को हटाना है, केवल डिजायर चीजों को हम भेज सकते हैं आगे।
और इसके लिए फिर आपने इसकी फील्ड जानी थी कि किस किस फील्ड में हम इसे कर सकते हैं। आपने एग्रीकल्चर की फील्ड में इसे बहुत सारा इस्तेमाल किया, एक रिवॉल्यूशन लाए आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हैं? एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया। और एनी बारलॉग इज वर्ल्ड। हाँ, तो कौन सी पहले हुई थी? वर्ल्ड की हुई थी, इंडिया की पहले हुई थी? वर्ल्ड की पहले होती है हमेशा, है ना? हमेशा वर्ल्ड की ही पहले होती है। हम डेवलपिंग कंट्री, हम थोड़ा लेट चलते हैं, हैं? हाँ, लेकिन हम काफी समय से इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। आ जाओ जल्दी से। आपने उसमें एग्रो केमिकल्स का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर्स आपने इस्तेमाल किए, इंसेक्टिसाइड्स आपने इस्तेमाल किए, कुछ सुधरे हुए बीजों का भी इस्तेमाल किया आपने, मैनेजमेंट को अच्छा किया, मैनेजमेंट को अच्छा किया। लेकिन इसके इन सब के बावजूद भी हम अपना जो प्रोडक्शन है वो 3 टाइम तक ही ले जा पाए, उसमें एक स्थिरता आ गई, उससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे थे। ये दरवाजा खोल के आई गुड़िया, तो बंद करके आएगा बेटा। आओ बैठो, उसी पोजीशन में ले आओ बस, है ना? जिस देखो एक बात सुनो, तुम्हें एक पॉइंट बताता हूं मैं। इफ यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यू एनीवेयर, अगर आप इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं तो आपको आंख मीच के नहीं जाना चाहिए, बहुत सावधानी से जाना चाहिए, और दरवाजे की पोजीशन को देख लेना चाहिए कि वो दरवाजा पुश करके खुला था या यूं करके खुला था, है ना? जिस पोजीशन में खुला है वो उसी पोजीशन में आपको छोड़ के तब अंदर एंटर करना है, परमिशन लेके, है ना? देन यू हैव टू योर सीट, तब आपको अपनी सीट लेनी है। हाँ बच्चों, तो ये थोड़ी सी कर्टेसी देखी जाती है आपकी, वो कहते नहीं, वो केवल वॉच करते हैं कि आपने कितनी कर्टेसी निभाई है, क्योंकि आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं ना, तो आप कितनी कर्टेसी निभा रहे हैं देने के लिए, कि भाई कितना ध्यान रख रहे हैं चीजों को बारीकी से देख के, नॉक करके कर रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा, है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम और कुछ ज्यादा करने की जरूरत थी। बायोटेक्नोलॉजी को हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में बदलने की जरूरत थी, तब हम इस ओर चले। हमने डीएनए में चेंज किया, उसमें अमेंडमेंट किया, फॉरेन डीएनए को एंटर कराया, डिजायर डीएनए को एंटर कराया अपनी इच्छा की चीजें लेने के लिए। ऐसा ही फसलों के मामले में किया। ऐसा ही आपने गोल्डन राइस में एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि भाई राइस जो है विटामिन ए का स्रोत नहीं होता, विटामिन ए का स्रोत लिमिटेड है। कौन है? गाजरों में होता है। गाजर नेचुरल सोर्स तो गाजर है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। वो एक लिमिट टाइम के लिए आती है, लिमिट लोगों तक उसकी पहुंच होती है, लिमिट समय तक होती है, तो बाकी समय में हमें बिना उसके रहना पड़ता है। तो ऐसा हमें ऐसा फूड चाहिए जो हमारे भोजन में शामिल हो और हम विटामिन ए भी अपनी पॉपुलेशन को दे सकें। तो जन्म होता है किसका? गोल्डन राइस। जन्म होता है गोल्डन राइस। हमने गोल्डन राइस पैदा किया। हमें दिक्कत थी किसकी? वो पूरी हो गई। चलिए गोल्डन राइस हमने बना लिया। फिर गोल्डन राइस के बाद हैं क्या? बीटी कॉटन। हाँ, एक केमिकल हमने पढ़ाया था कि भैया हमारे ब्लड में आजकल बहुत क्लॉटिंग के केसेस होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह के लिए। तो हीरोडिन एक अच्छा सब्सटेंस है जो क्लॉटिंग को रोकता है। तो हमने हीरोडिन को जेनेटिकली जो है क्या किया? बनाया, आर्टिफिशियली बनाया। फिर हमें ऐसी फसलें आई हमारे संज्ञान में कि भैया कि हम इंसेक्ट का बहुत प्रकोप है, इंसेक्ट का बहुत प्रकोप है। तो हमने क्या बनाई? बीटी कॉटन बन क्या बनाई? बीटी कॉटन बनाई। बीटी कॉटन यानी
है Bacillus thuringiensis. थू थूरिंजियम ऐसे बोलो, है ना। हमने एक बैक्टीरिया पकड़ा जिसपे ये हमला होता था, और वो क्या बना के रखता था, हमला करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट एक पॉइजन बना के रखता था, इंसेक्टिसाइड बना के रखता था, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, है ना। किस फॉर्म में रखता था, Inactive form. इनएक्टिव फॉर्म में। फिर कोई भी इंसेक्ट उस बैक्टीरिया को खाता था तो वो बैक्टीरिया तो शहीद हो गया, उसने तो अपना जीवन दे दिया, लेकिन उसे सबक सिखा दिया, किसे, इंसेक्ट को। क्योंकि वो जो इंसेक्टिसाइड था, प्रो इंसेक्टिसाइड, वो बैक्टीरिया को तो मार नहीं रहा था, क्योंकि उसके लिए चाहिए उसे एल्कली मीडिया, उसके लिए क्या चाहिए उसे, और वो मिलता था उसे इंसेक्ट की मिड गट में। तो मिड गट में जैसे ही एल्कली मीडिया मिला वो एक्टिव फॉर्म में आ गया, और एक्टिव फॉर्म में आते ही उसने क्या कर दिया काम, और बना दे. उसकी गट में पोरिंग कर दी, गट में पोर हुए, तो अब जो लिक्विड था वो गट से बाहर ल्यूमन में इकट्ठा हो गया, और ब्रस्टिंग के द्वारा वो एनिमल मर गया। इससे उन्होंने भी सीख लिया कि भैया, है ना, ये खतरनाक आइटम है। और यहां से हमने सीख लिया, मानव की नजर दोनों पे थी, हमने पकड़ी इस चीज को, बात को, ये इसे मारता है। आज ही हमने इस काम में लगे हुए हैं कि ये जो हमें इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई तो तोड़ होगा इनका, तो क्या है, तो ऐसे हमने यहाँ पे पकड़ा, तो हमने क्या तैयार कर दी, कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दिया उसे, है प्लाज्मिड के द्वारा, और हमने बीटी कॉटन तैयार कर ली। अब ये भी हमने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया था वो तो कई श्रेणी के इंसेक्टिसाइड बनाते थे, लेकिन हमें अपना कॉटन के लिए तो एक डिजायर चाहिए था। इस पे हमला किस किस का था, कॉटन बॉल और Cotton ball. था। तो उसके लिए क्रिस्टल के रूप में इंसेक्टिसाइड आते थे, क्रिस्टल 1 AC एंड क्रिस्टल 2 AB। इसने मारा किसे, कॉटन बॉल को, और क्रिस्टल 1 AB ने कॉर्न बोरर को मार दिया। तो हमारा काम हो गया, हमने इस तरह से कॉटन की पैदावार को बढ़ाना शुरू कर। इसके अलावा और एग्रीकल्चर में हमने क्या इस्तेमाल किया इसका, और कहाँ किया, टोबैको में। क्या किया, टोबैको में हमने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की वो क्या थी, RNA इंटरफेरेंस की। कौन सी थी, RNA Interference. इसमें हमने जो हानिकारक DNA या RNA था उससे क्या किया, हटाया वहां से, है? हम जानते थे कि भैया एक हमला करता है कौन, निमेटोड, एक निमेटोड हमला करता है, क्या नाम है उसका, मेलोडी गाइनी इनकॉग्निया, है ना। ये हमला करता है ये निमेटोड। इस निमेटोड से द्वारा जो RNA भेजा जाता है उसकी तोड़ ढूंढो। तो हमने उससे पहले ही एक DNA जो उसी के कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट RNA तैयार करता था, वो हमने तैयार कर दिया, है? और जब उसकी पेयरिंग तैयार हो गई, और जैसे ही वोचेरिया ने अपना RNA भेजा, तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। और इस कॉम्प्लेक्स के बनने से जो एंजाइम रिलीज हुए, उन्होंने जो बाहर से DNA आया था उसे क्या कर दिए, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करने दिया, प्रोटीन नहीं बनाने दिया, जिससे वो नॉट रूट ग्रो करता था। तो हमने अपने टोबैको को बचाया। और कहा हमने इस्तेमाल किया, Medicine. है Medicine. मेडिसिन में भी हमने इस्तेमाल किया। क्या किया मेडिसिन में हमने इस्तेमाल, Insulin. इंसुलिन के बना, किसके बनाने में, Insulin. इंसुलिन। इंसुलिन पैंक्रियाज की बीटा सेल से प्राप्त होने वाला एक हार्मोन है, प्रोटीनस हार्मोन है, जिसे खाया नहीं जा सकता, केवल इंजेक्शन के थ्रू ही टारगेट पे पहुंचाया जा सकता है ना। तो भैया इंसुलिन बनाने के लिए
पहले जो इंसुलिन बनता था वो जानवरों से हम तैयार करते थे कि स्लेटर हाउस में जो जानवर आए हैं, स्लेटर हाउस में जो कैटल कट रहे हैं, उनके शरीर से हमें इंसुलिन लेना है, निश्चित रूप से पैंक्रियाज से ही निकालेंगे, हैं? लेकिन वो इंसुलिन क्या करता था? एलर्जी करता था। अपना काम तो करता था लेकिन एलर्जी भी करता था, इम्यून सिस्टम को छेड़छाड़ करता था, हमारे इम्यून सिस्टम को गड़बड़ाता था, हैं? इम्यून सिस्टम के साथ गड़बड़ करता था। तो जरूरत हुई कि भैया इसे बायोटेक्नोलॉजिकली क्राफ्ट किया जाए, तो हमने इश्चीरिया कोलाई का प्रयोग किया, हैं? और फिर एक अमेरिकन कंपनी एली कौन से सन में? 1983 में क्या काम किया? इसके स्ट्रक्चर को पहचाना और देखा कि भैया ये तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, जिन्हें हम चेन ए और चेन बी के नाम से जानते हैं। सारे बच्चे वही गलती करते हैं। हाँ, तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने पहचाना कि किस प्रकार से क्या ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है। 2 चेन से बना हुआ है हमारा इंसुलिन का मॉलिक्यूल, चेन ए और चेन बी, लेकिन ये दोनों चेन एक समान नहीं है। इनमें चूंकि एमिनो एसिड्स की संख्या में चेंज है, परिवर्तन है, इसलिए इनकी लंबाइयों में भी परिवर्तन है। चेन ए में कितने एमिनो एसिड यूज होते हैं? 21 एमिनो एसिड है, और चेन बी में 30। तो कौन सी चेन लंबी हुई? 30। लेकिन ये दोनों चेन जुड़ी कैसे? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई। लेकिन ह्यूमन के केस अंदर जो एमिनो एसिड जो इंसुलिन है वो ऐसा नहीं है। वहां पर देखा गया कि एक और चेन है, चेन सी, जो इन दोनों चेनों को बांध के रखती है और इन्हें इनएक्टिव फॉर्म में रखती है। तो उन्होंने कहा भाई इनएक्टिव फॉर्म में नहीं, क्योंकि हमें तो बाहर से देना है, एक्टिव फॉर्म में देना है, तो हम तो डायरेक्ट चेन ए बनाएंगे और चेन बी बनाएंगे, और इकट्ठी नहीं बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। तो 2 अलग अलग प्लाज्मिड में, एक में जो चेन ए बनाने वाला डीएनए था वो, और दूसरे में जो चेन बी बनाने वाला डीएनए था वो, उतना हिस्सा है ना, वेक्टर के द्वारा तैयार करके होस्ट में भेजे गए, और हमने चेन ए को बनाया और चेन बी को बनाया, और उन दोनों चेनों को कैसे जोड़ दिया? और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिला उसका क्या नाम था? नहीं, जो प्रोडक्ट हमें मिला उसका क्या नाम था? इंसुलिन। लेकिन हमने उसे व्यापारिक रूप से नाम क्या दिया? समझ में आया नहीं? कहने में बात में फर्क है। प्रोडक्ट तो इंसुलिन ही मिला ना, प्रोडक्ट तो क्या मिला? इंसुलिन ही मिला, लेकिन उसे नाम क्या दिया गया था? हाँ, ये 2 अलग अलग बातें। उससे हम उसे बेच रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। अब ये अपना काम तो करता है लेकिन एलर्जी की इफेक्ट नहीं करता है। ये हमने मेडिसिन के क्षेत्र में देखा। और क्या देखा? हमने जीन थेरेपी को भी देखा। किसको देखा? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है? खराब जीन की जगह जो काम वाला जीन है वो लगा दिया जाए, उसे इंजीनियरिंग करके थोप दिया जाए, है? ऐसा केस पहली बार कब आया? 1990 में हमने जीन थेरेपी एक 4 साल की बच्ची में की गई। क्या बीमारी थी उसे? ADA डेफिशिएंसी थी। ADA क्या होता है? एडिनोसिन डाईएमिनेज या डीएमिनेज है, ये डाई नहीं है, डीएमिनेज है। क्या है ये? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी थी। ये एंजाइम क्या करता है? लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन यानी प्रोलिफरेशन के लिए जिम्मेदार है, जिससे T4 लिम्फोसाइट मैच्योर होकर बनती है। अब T4 लिम्फोसाइट नहीं बनेगी तो क्या होगा? उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और जब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हमें उस बच्ची को बचा के रखना पड़ेगा,
कि भाई कहीं इसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह हमला ना कर दे, वायरस हमला ना कर दे, बहुत प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर उसे देना पड़ेगा, है ना। तो यानी इस रोग को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, स्किड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या होता है स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी से कहते हैं, ठीक है ना। अब जब उसे स्किड से बचाना है तो हम उसे क्या करें भाई, एडीए की कमी पूरी करें उसकी, एडीए की कमी उसे एडीए खिला दें, एंजाइम खिला दें, गोलियां खिलाते रहें उसे, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है उसकी बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर दें। तीसरा तरीका ये है कि उसके लिम्फोसाइट हैं उसमें ही डीएनए के जीन को ठीक कर दे। लेकिन ये सब टेम्परेरी तरीके हैं, ये परमानेंट तरीके नहीं थे, क्योंकि बार बार ये दोहराने पड़ेंगे। जब तक वो बच्ची जीवित रहेगी इसको बार बार क्या करना पड़ेगा, हमें दोहराना पड़ेगा। तो इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है जीन थेरेपी के लिए, तो जीन थेरेपी सबसे बढ़िया रहती है जब हम किसी भी बीमारी को पहले से ही पहचान लें, किसी बीमारी को पहले से ही पहचान लें और जीन थेरेपी कर दे। तो पहले से पहचान के जीन थेरेपी जल्द से जल्दी कब कर सकते हैं, जब वो बच्चा एम्ब्रियो में है, तो बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है ना, तो वो बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। उसे बंद करो पूरा, लॉक नहीं करना। तो जीन थेरेपी हम कौन सी स्टेज में करेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमने जीन थेरेपी की और उसे जो है बचा लिया, परमानेंटली उसका ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक। और क्या किया हमने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, है मोलिक्यूलर डायग्नोसिस। मोलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब है मोलिक्यूल के अंदर ही हम उसे डायग्नोस कर दें। कौन से मोलिक्यूल के अंदर, भाई डीएनए आरएनए, ये भी तो बड़े बड़े मोलिक्यूल्स हैं, इन्हीं में पहचान लें हम कि भैया इसे क्या बीमारी है या क्या बीमारी होने की संभावनाएं हैं। इसके लिए क्या किए जाते हैं, बीमारी को जानने के लिए तो टेस्ट किए जाते हैं, डायग्नोस किया जाता है। एक परंपरागत तरीके थे जिसमें हम ब्लड, यूरिन, सीरम वगैरह को देख के कहते थे, लेकिन वो तब करते थे जब वो उसका सैचुरेशन, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुकी होती थी और बीमारी अच्छी तरह से फैल चुकी होती थी। तब वहां पर केवल इलाज ही एक तरीका था कि भाई जो हुआ इसका इलाज करो। लेकिन हम अब आज की डेट में पहले से ही पहचान लें, वो थोड़ी सी कंसंट्रेशन हो, शुरुआत में ही हो, तो हम जीनी लेवल पे ही, जीन के लेवल पर ही पहचान सकें। तो उसके लिए कितनी टेक्नोलॉजी है, कौन सी, पीसीआर एंड एलिसा, और भी है कोई, हाँ क्या है एक और, ऑडियोग्राफी, है ऑडियो, रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी भाई, ऑडियो ऑडियो तो मतलब सुनना होता है। हाँ, पीसीआर में क्या होता है भाई, पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले तो डीएनए के स्ट्रैंड को अलग किया जाता है हाई टेम्परेचर देके, 92 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देके। इसे हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। क्या कहते हैं, जब ये अलग हो गए तो इसके साथ प्राइमर जोड़ना है। प्राइमर कितने टेम्परेचर पे जोड़ेंगे, 50 to 65, 55 टू 65 पे प्राइमर जोड़ेंगे और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एलिनिंग। हमने जोड़ दिया, अब हमें इसका क्या करना है, एक्सटेंशन करना है। यहाँ पे कितना टेम्परेचर लाएंगे हम, 72 डिग्री सेल्सियस। कितना लाएंगे, 72 डिग्री सेल्सियस। और जब हमारे पास अब यानी अब जो डीएनए थोड़ा सा था, हमें बहुत थोड़ा सा मिला था, तो हम एक्सटेंड फॉर्म में आ गया और अब हम पहचान लेंगे कि भैया इस व्यक्ति को एड्स होने की संभावना है या नहीं है, कैंसर होने की संभावना है या नहीं है, या अन्य बीमारी जिसके लिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो है। पीसीआर में अब एड्स के लिए, एचआईवी के, उसके लिए बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है इसका, है ना। दूसरी टेक्निक क्या पढ़ी थी आपने,
एलिजा। क्या फुल फॉर्म होती है? Enzyme linked immunosorbent acid. हैं? Enzyme linked immunosorbent acid. ये क्या टेक्नोलॉजी किस पे बेस है ये? एंटीजन और एंटीबॉडीज पर। भैया अगर किसी में किसी बीमारी के कीटाणु हैं तो वो एंटीजन है और उसके विरुद्ध एंटीबॉडी भी बनेगी। तो हम इसे दो तरह से हम इस बीमारी का डायग्नोस करते हैं। हम उसमें देख लेते हैं भाई इसमें एंटीबॉडीज हैं या नहीं है, इसमें एंटीबॉडीज हैं या इसमें एंटीबॉडीज देकर देख लेते हैं कि अगर एंटीजन है इसमें तो उसका एंटीबॉडी होगा, इस एंटीबॉडी के साथ ये चिपक जाएगा। तो इस आधार पे हम इस बीमारी को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो एड्स का टेस्ट भी एलिसा से किया जाता है ना? एलिसा टेस्ट किया जाता है इसके लिए भी। तो हमने बीमारियों को पहचाना। एक और तरीका हमने बताया था आइसोटोप्स के द्वारा। क्या करते थे हम कि किसी बीमारी को हमें पता लग गया ये बीमारी है, इस बीमारी का जीन जो है ये इतना है, उसे आर्टिफिशियली तैयार किया और उसके साथ एक रेडियो आइसोटोप जोड़ दिया और फिर उस व्यक्ति में जिसमें हमें टेस्ट करना है उसे छोड़ दिया। अगर उसका कंटेम्परेरी डीएनए उसमें मौजूद होगा तो दोनों आप चिपक जाएंगे और जहां चिपकेंगे वहीं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने दिया है वो अपना इन्फ्लोरेसेंस देगा। हमें पकड़ लेंगे कि हाँ भाई इसमें है संभावना, तो हम कह देंगे कि भैया हाँ इस व्यक्ति में संभावना है और इस व्यक्ति में संभावना नहीं है। तो हम बहुत पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। कितना पहले? बहुत पहले, कंडीशन खराब होने से पहले। एक मुहावरा है ना, तब पछताएगा वो जब चिड़े चुड़े। टू निप इन द बर्ड कंडीशन, टू निप इन द बर्ड कंडीशन, यानी शुरुआत में ही रोकना। पहले बढ़ने देना और फिर रोकना ये तो बेवकूफी। जैसे ही आभास हो जाए तभी रोक दीजिए। हैं? ये किया हमने। और क्या किया भाई? और क्या किया? सर बस यहीं तक हमने आपको पढ़ा दिया था। अब हम देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हालांकि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स तो आपने बहुत देख लिए, हमने ब्रिंजल टोमेटो वगैरह सब तैयार कर लिए कि तम्बाकू वगैरह, लेकिन अब एनिमल्स में, किसमें? एनिमल्स में हमें इस्तेमाल करना ट्रांसजेनिक एनिमल्स, है ना? कई तरह के एनिमल्स हमने तैयार किए। हमने ट्रांसजेनिक चूहे तैयार किए, हमने ट्रांसजेनिक रैबिट्स तैयार किए, हमने ट्रांसजेनिक पिग तैयार किए, हमने शिप तैयार की, हमने काऊ भी तैयार की, ट्रांसजेनिक फिश तैयार की। यानी बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने तैयार किए और अलग अलग पर्पस के लिए तैयार किए। उनके पर्पस क्या थे? अलग अलग। किसी को तैयार करने का पर्पस अलग था, किसी को तैयार करने का पर्पस अलग। क्योंकि हमारे काम बहुत है, हमारे काम बहुत है ना? तो सबसे पहले तो हम जीन को पहचानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि भैया जीन कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे हमारे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे होता है रेगुलेशन, कैसे होता है, और जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें ये क्या रोल करते हैं, कैसे ये करते हैं। हम अपनी कॉम्प्लेक्स जो कंडीशंस हैं किसकी? डेवलपमेंट की, उन्हें पहचानना चाहिए, है ना? इंसुलिन, जैसे इंसुलिन के बारे में देखें कि इंसुलिन का प्रोसेस देख रहे कि भाई इंसुलिन का कैसा प्रोसेस है। तो एनसीईआरटी में से अलग अलग हेडिंग के द्वारा दिया गया है ना? 5 हेडिंग में से बांट रखा है ना? 5 हेडिंग्स में इन्हें बांट रखा है और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यही है क्या? नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट। तो इसमें यही था कि भाई जीन, कोई भी जीन है कैसे रेगुलेट करता है, काम कैसे करता है, किस तरह से अब कोई भी एक फिजियोलॉजी एक्शन है उसे कैसे करता है, और फिर उसके थ्रू डेवलपमेंट जब होता है तो वो कैसे इफेक्ट होता है? जो हमारे इसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्रियाएं हैं पूरी की पूरी प्रोसेस में, वो कैसे उन्हें पढ़ना है। क्योंकि जब हम उन्हें पढ़ लेंगे, जब हम उन्हें जान लेंगे, तभी हम उनका फायदा उठा सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। वेदर चाहे वो इंसुलिन का मामला, किसका मामला हो? इंसुलिन एक बड़ा खतरा है। इंसुलिन की फिजियोलॉजी को जानना एक बहुत
टिपिकल काम है, एक कॉम्प्लेक्स काम है, तो इसे पूरा पहचानना कि भैया इंसुलिन पे कैसे काम हो रहा है, इंसुलिन किस तरह से पूरे प्रक्रिया को कंट्रोल किए हुए, क्योंकि इससे हमारी पूरी शारीरिक क्षमताओं पर, हमारे डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है। तो हमने उसे पहचाना है, उनके द्वारा जो प्रभाव फैलाए गए उन्हें हमने जाना और उसका हम लाभ लिया। ठीक, Yes, sir. और क्या फायदा हुआ भाई, और क्या फायदा ले रहे हैं हम इसका, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम बना रहे हैं, हम ले रहे हैं फायदा डिजीज, है ना, जो बीमारियां हमें हैं उन्हें स्टडी ऑफ डिजीज, हैं, स्टडी ऑफ डिजीज हाँ, डिजीज की उनको काट रहे हैं। स्टडी में, कि किसी डिजीज को अगर हमें ट्रीट करना है तो कैसे करें। अब आदमी के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट करने से रहे, Yes, sir. आदमी के ऊपर है, तो हम पहले ही ऐसे ट्रांसजेनिक चूहे तैयार करें। हमने जो ट्रांसजेनिक है ना, सबसे ज्यादा माइस ही तैयार किए हैं, जितने भी हमने एनिमल तैयार किए इनमें सबसे ज्यादा कौन है नंबर, माइस है, चूहे हैं 95. ना, 95%, 5% ही दूसरे जीव हैं, Yes, sir. चूहे हैं भैया 95% है। और हमने इसके लिए भी तैयार किए, उनमें वो बीमारी कर दी हमने चूहों में, अब हम उसका इलाज कर रहे हैं चूहों में। पहले हमने ऐसा डीएनए डाल दिया कि उसमें वो बीमारी हो जाए, है, उससे कैंसर हो जाए, उससे क्या हो जाए, कैंसर, कैंसर हो जाए, उससे फाइब्रोसिस सिस्ट हो जाए, Yes, sir. Alzheimer हो जाएगा. एल्जाइमर हो जाए। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो अभी तक हम इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, Yes, sir. हैं? और फिर हम देख रहे हैं अच्छा इस चूहे को यहाँ, ये तो गड़बड़ हो रही है मेडिसिन, ये मेडिसिन ने तो बढ़ा दिया, इसने घटा दिया, है, इसने, ये ठीक चल रही है, इतनी डोज है इसकी, इतना इसका वेट है, इतनी इसकी उम्र है चूहे की, इतनी इसकी डोज है, चलो लेके आगे बढ़ो। अच्छा, यहां तक कंट्रोल कर लिया हमने, इस मेडिसिन का यूज करके इसे इतने साल तक जिंदा रख लिया, ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, बीमारियों को पहचान रहे हैं, बीमारी को क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, किसके ऊपर, Mice. माइस के ऊपर, माइस को ले रहे हैं, छोटे छोटे माइस हैं, प्यारे प्यारे क्यूट से माइस, उन्हें हम, उनके हमने जीन्स को जो है चेंज कर दिया, हैं? छेड़छाड़ कर रहे हैं, Yes, sir. किसके लिए, इंसान अपने फायदे के, कि भाई हम फायदा देखें अपना, है, ये बीमारियां आ रही हैं इतनी खतरनाक खतरनाक, तो इन पे कैसे, तो लैब होते हैं ना, वहां पे चूहे होते हैं बहुत सारे, है ना, और उन पे टैग लगे रहते हैं चूहों पे, इस बीमारी के लिए ये वाला। कभी कभी। अच्छा, जो फिक्शन वाले हैं, मूवी वाले हैं, वो इनसे मूवी बना लेते जी हैं, सर, किसी चूहे को वहां से भगा देते हैं, वो भाग के बस्ती में घुस जाता है ना, और बस्ती में घुस के फिर वो तहस नहस बना के पूरी 2 घंटे की पिक्चर बना देता है ना, तो मक्खी भी था ना। हाँ, मतलब तो पूरा चूहे पे है दिन तो मक्खी पे भी, तो चेंज आते हैं। इसके बाद और क्या काम आते हैं भाई, हैं, Biological products. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, भैया ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तो हमें चाहिए, और अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तो बहुत चाहिए, है ना, Yes, sir. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बहुत चाहिए आप, और इसके लिए आपने अलग अलग क्या तैयार किए, जानवर तैयार किए, आपने अलग अलग जानवर तैयार किए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लेने के लिए, क्या लिखा है मैंने, हैं? Alpha 1 and मतलब हाँ, एंटी एंटी ट्रिप्सन, ये क्या है, एक दवाई। Sir. नाम सुना इसका, Yes, sir. कहाँ सुना, पेट में पेट में, सजी ट्रिप्सिन हैं, सजी दवाई देखिए, दवाई देखी है, कहाँ काम आती है, Sir. डाइजेशन में डाइजेशन में,
आपने केवल ट्रिप्सिन देखा। Yes, sir. अल्फा 1 ट्रिप्सिन का नाम किस किस बच्चे ने सुना? सीरत पे ऊपर हाँ Sir, बताओ। sir, इसका ट्रीटमेंट करते हैं एम्फाइसीमा। वेरी गुड वेरी गुड। एम्फाइसीमा क्या होता है? एम्फाइसीमा लंग्स की एक बीमारी है ना? और जो जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं, आजकल के बच्चे पी रहे हैं ना ज्यादा सिगरेट, धुआं उड़ा रहे हैं पूरा, फूफू करते हैं हाँ? फूफू। और इससे क्या होता है, उनकी जो बैठिए एल्वुलाई है वो सिकुड़ जाती है, सख्त हो जाती है, उनकी ऑक्सीजन को लेने की कैपेसिटी क्या होती है, घट जाती है, घट जाती है। तो हमारे युवा जवानी में ही बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं, जवानी में ही किसका आनंद ले रहे हैं? बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। वो छोटे होते हैं, यहाँ वो पैदा हुए, यहाँ वो पैदा हुए, वो छोटे होते हैं, वो जवान होते हैं, वो बूढ़े हो जाते है ना? वो क्या हो जाते हैं? अरे भैया, जब जिसकी जवानी में ही ऑक्सीजन लेने की कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई तो बूढ़ा, सांस नहीं, उसकी सब कुछ फूलेगा, उसके सारे ऑर्गन ऑक्सीजन के अभाव में बीमार हो जाएंगे, बीमार होने की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए भैया इसका इलाज एक था, क्या किया दिया तैयार? ये इसका इलाज है। अल्फा 1 भी है वो उसके साथ, एंटी ट्रिप्सिन है ना? ये जो है इलाज करता है, इनका शक्ति इनकी कम करता है, ट्रीटमेंट करता है इसका, ठीक? कि आगे आगे तो और बढ़ेगा, ये बच्चों में आगे आगे क्या होगा, और बढ़ेगा। तो भैया कोई परमानेंट इलाज खोजा जाए, इसकी मात्रा ज्यादा ली जाए, इसलिए ज्यादा है तो एनिमल्स को इस्तेमाल करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए आपको, और सस्ता चाहिए। क्या चाहिए? ये भी नहीं हो महंगा हो। इलाज महंगा हुआ तो क्या हुआ, सिगरेट ही तो महंगी पी सकते हैं, इलाज नहीं महंगा करा सकते, है ना? क्योंकि इलाज उससे कई गुना महंगा है। ठीक है बेटा फरहान? हम होठों से पहचान लेते हैं बच्चों को, कौन स्मोकिंग करता है कौन नहीं करता, होठ देख लेते हैं हम बच्चों का। नहीं काला कहाँ, खूबसूरत बच्चा है, ऐसा मत करो बेटा, नहीं करनी चाहिए, है ना? आपको अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन के ट्रीटमेंट में आना पड़े तो इससे बचना चाहिए, नहीं करो इसे। चलिए, और तो हमने शिप तैयार की है, Yes, sir. भेड़ से लिया इसे, Yes, sir. भेड़ तैयार की हमने और भेड़ से लिया, है ना? एक हमने काऊ भी तैयार की, रोजी, Yes, sir. 1997 में शायद, Sir, 1997 में। 1997 में एक हमने काऊ तैयार की, बायो, क्या नाम था उसका? रोजी। Rosie. हमने रोजी बनाई, Yes, sir. क्यों बनाई? क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए उसमें, क्या चाहिए? प्रोटीन, ह्यूमन अल्फा Nectar Mumina. लैक्टो एल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन चाहिए भैया। Yes, sir. इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो दूध की क्वालिटी उतनी अच्छी है Yes, sir. है ना? ऐसी गायें तैयार की हमने जिससे हम ये प्रोटीन ले सकें। ये प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जरूरी है। 1 लीटर में इसकी मात्रा 2.4 ग्राम के करीब है, होनी चाहिए है। ये नहीं कि हम ऐसी ले रहे हैं जिसमें 1 ही ग्राम है, 1 पॉइंट समथिंग ग्राम है। दूध तो हमने 1 लीटर पी लिया, लेकिन ये प्रोटीन मिला हमें जरा सा ही, तो इतना 1 लीटर दूध पी के भी क्या फायदा हुआ हमें? तो ये प्रोटीन हमें ज्यादा चाहिए, तो हम ऐसी काऊ तैयार करें, है ना? Yes, sir. ऐसी गाय तैयार कर रहे हैं, ऐसी नस्लें तैयार कर रहे हैं। जब ऐसी नस्लें तैयार करते हैं तो उनका दूध भी महंगा ही होता है ना? छोटे शहरों में तो आता भी नहीं है दूध, बड़े शहरों में आता है, डब्बे वाला पैकेट में ही होता है।
तो भैया हमने ऐसी काओ तैयार की, ठीक। तो ये और भी हम लगे हुए हैं इसमें, बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट निकालने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने में लगे हुए हैं। मीट के लिए भी लगे हुए हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी का मीट तैयार किया जाए, जिसमें मीट में वो कंपोनेंट हो, वो प्रोटीन और हार्म देने वाली जो फैट है वो कम हो, प्रोटीन ज्यादा और फैट कम हो। प्रोटीन भी वही हो जो हमारे लिए अच्छे हैं। हमारे लिए कौन सा प्रोटीन अच्छे हैं? सारे प्रोटीन अच्छे हैं। वाह, कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में? कितने चाहिए हमें? कितने अमीनो, खड़े हो, कितने अमीनो एसिड चाहिए हमें? तो एक फिगर है, कितने बच्चों को याद है फिगर? कितने अमीनो एसिड हमारी बॉडी को चाहिए? कितने प्रकार के? नहीं, 20। कितने? टोटल 20। उनमें से 10 प्रकार के वो हैं जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, उन्हें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और 10 ऐसे हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, उन्हें इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, है ना। तो भैया यही केवल, इसके बाकी तो बेकार है ना, सारे नहीं कहना, बैठो। सारे प्रोटीन। वैक्सीन टेस्टिंग, सेफ्टी वैक्सीन सेफ्टी। उस वैक्सीन सेफ्टी है लेकिन है टेस्टिंग। वैक्सीन को टेस्ट करना, है ना। वैक्सीन बनाई हमने और किसके लगा दी? चूहों के, बेचारे चूहे ही हैं। लेकिन बनाया भी तो हमने ही वो, कि भाई वैक्सीन को झेलने के लिए, है ना। हम चूहों में टेस्ट किया हमने, इसमें चूहों ने पे देखा उनका इफेक्ट है। पहले हमने किस पे देखा? चूहों पे ठीक ठाक रहा, फिर बंदरों को पकड़ लिया। फिर किसे पकड़ लिया? बंदरों, बंदरों को। और जब बंदरों पे भी ठीक ठाक रहा, फिर हमने कहा वो जांबाज आ जाए जो इस वैक्सीन को अपने ऊपर टेस्ट लेना चाहते हैं। अभी आपने देखा कि जब कोविड की वैक्सीन बनी थी, तो कोविड की वैक्सीन बनने के बाद हमने कहा कि भाई हमने वैक्सीन बना ली है, अब पूरे भारतवर्ष में वो लोग आए निकल के जो सबसे पहले वैक्सीन को लेना चाहते हैं, उसे टेस्ट के लिए एज इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो भारत एक बहुत विशाल देश है, भारत एक बहुत विशाल देश है। यहाँ अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, तो बहुत सारे लोग आए निकल के, बड़े दिल के लोग। वी आर रेडी। बहुत साइंटिस्ट आए, बहुत डॉक्टर्स आए निकल के कि वी आर रेडी, है ना। और सबसे पहले तो वही आता है जो बनाता है कि भाई क्या नहीं, आपसे तो हमें बहुत काम लेना, आपको पब्लिक की फिक्र है तो हमें आपकी फिक्र है ना, आपसे बहुत काम लेना। आप पे नहीं करेंगे लेकिन बहुत लोगों पे करें। तो हमने अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग आयु के, अलग अलग लोगों पर उसको टेस्ट किया, और जब हमने देखा कि वो सेफ है, तब आदमियों को लगा, फिर पब्लिक में आती है। ऐसे नहीं आती कोई वैक्सीन लैब में बनी और सीधी पब्लिक को ठोकनी शुरू कर दी, ऐसे नहीं होता। एक प्रॉपर प्रोसीजर है ना, उस मानक के द्वारा वो बनाई जाएगी। सबसे पहले, सबसे पहली लाइन में तो चूहे आए। भाई चूहों में अगर कुछ गड़बड़ी देखी, अब जब इतना सा चूहा झेल गया तो इतना बड़ा इंसान तो झेलेगा। फिर हमने बंदरों में देखा, ये नहीं कि चूहों के बाद सीधे आदमी, तो हम बंदर, क्योंकि वो आदमी के निकट है। भाई बंदरों को देखो, बंदरों में देखा कि भाई बंदरों में भी नहीं है। फिर हमने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, अब हम एक सैंपल लेंगे पूरे इंडिया में। क्या करेंगे? एक सैंपल लेंगे पूरे इंडिया में एक, कि भैया कहाँ कहाँ, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, कुछ यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ रिपोर्ट लेंगे। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर कि भाई ठीक है, यहाँ पे आप 20 लोगों का ग्रुप बनाइए जिन पे हमें इस वैक्सीन को टेस्ट करना है, 50 लोगों का बनाइए, 100 लोगों का बनाइए, 60 का बनाइए, 30 का बनाइए, 15 का बनाइए, 40 का बनाइए। इस तरह से अलग अलग लोगों पे हम टेस्ट करेंगे। फिर वहां पे उन्हें लैब के अंदर रखेंगे, उन्हें देखेंगे, उनके लक्षण को नोट करेंगे, सारी रिपोर्टों को कोरिलेट करेंगे,
कि भाई कहीं कोई एबनॉर्मलिटी कहीं दिखाई दे रही है क्या? नहीं, नहीं, ओके, वैक्सीन मार्केट में आ गई, अब आम लोगों के जन्म, तब जाके आती है वैक्सीन, ऐसे नहीं कि ऐसे ही आ गई, है ना? फिर उस वैक्सीन के ऊपर ऐसा नहीं कि केवल इंडिया की नजर है, इंडिया में नहीं, अंतरराष्ट्रीय जो मेडिकल एजेंसीज है उनकी भी नजरें होती हैं, क्योंकि सबको चाहिए थी वैक्सीन। सबने कहा हाँ भाई कोविड शील्ड दे दो हमें, फिर मारामारी मच गई कोविड शील्ड को लेने की, है ना? हमारे इतने ऑर्डर, हमारे इतने ऑर्डर, हमारे इतने ऑर्डर, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। कुछ देश ऐसे भी थे जो पैसा नहीं पे नहीं कर सकते थे, जिन पे बैन थे, हमने उन्हें भी दी, है ना? हमने नॉर्थ कोरिया को भी दी, हमने अफगानिस्तान को भी दी, हमने पाकिस्तान को भी दी। यानी क्यों? ये एक मानव से संबंधित बात है। किससे संबंधित बात है? मानव से, आदमी की जिंदगी से संबंधित बात है। लड़ाई झगड़े दोस्ती बाद में आते हैं, पहले तो मानवता को बचाने की चीज है ना? पहले मानव बचना चाहिए, मानव बचेगा तो लड़ेंगे, मानव नहीं बचेगा तो किससे लड़ेंगे भाई? तो मानव को बचाओ, है ना? तो मानवता को बचाने की चीज थी, तो ये कोविड वैक्सीन हमने दी, सबको दी, और यही होना भी चाहिए, यही होना नहीं। होना भी चाहिए। तो भैया वैक्सीन की टेस्टिंग है, वैक्सीन के अलावा और किसकी टेस्टिंग है? केमिकल सेफ्टी टेस्ट। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अब भैया केमिकल सेफ्टी टेस्ट, सपोज कीजिए हमें किसी विशेष केमिकल्स को चेक करना है कि भैया उसका क्या प्रभाव है और कैसे उससे बचा जा सके, तो वैसे ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम तैयार करेंगे, उन पे उस केमिकल के वातावरण में रखेंगे, उसके इफेक्ट को देखेंगे, फिर हम जीन डालेंगे, वो जीन डालने के बाद इफेक्ट को पकड़ेंगे और उस स्टडी को करेंगे, और हम जानेंगे कि भैया उसका क्या इफेक्ट हुआ है, कितना वो हार्मफुल है, किस कंडीशन तक हम उसे बचा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्टडी एक प्रोसेस है, जिसका बेसिक एक ही है, इसका बेसिक एक ही है कि हम ट्रांसजेनिक रूप से मॉडिफाइड करके हम चीजों को टेस्ट करते हैं और उनके रिजल्ट पर हम कोई भी चीज बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स, किसे? एनिमल्स को इस्तेमाल कर, फायदे के होते हैं, टिश्यू कल्चर्स भी हम कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर भी हम कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं ना। टिश्यू कल्चर में तो फिर आपको, आपने एक चीज बना दी, फिर तो आपको उसकी कॉपी चाहिए ना, फिर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्लोनिंग के द्वारा है, टिश्यू कल्चर के द्वारा ज्यादा से ज्यादा हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम टिश्यू कल्चर के द्वारा भी चीजों को बनाते हैं। तो ये तो हुआ सारा का सारा बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में। अब भैया इसके कुछ एथिकल इश्यू भी हैं, एथिकल इश्यूज भी हैं। हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना के छोड़ दिया है एटमॉस्फेयर में, इकोसिस्टम में, अब उसका क्या भविष्य है वी डोंट नो। हमने तो किया है, भविष्य तो नहीं हम जानते ना, हमने तो जो सोचा, जितना हमने जाना था उतना करके हमने एक छोड़ दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना? हमने जीनोम सीक्वेंस पढ़ ली, जीनोम सीक्वेंस पढ़ने के बाद हमने भैया ये चेंज कर दिया, लेकिन उसका क्या इफेक्ट हो, और फिर तो भैया कोई तो कैसा भी चेंज करके ला सकता है एनिमल्स को, कैसा भी एनिमल में, कैसे भी उसके जीनोम में चेंज करके क्या कर सकता है, छोड़ सकता है एटमॉस्फेयर में, तो बड़ा डेंजर हो जाएगा, है ना? ये तो बड़ा, बेचारा चाइना अब तक नहीं, अब तक भुगत रहा है इस बात को कि तूने जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस भेजा, है ना? अब देखो वेपन्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? बायोलॉजिकल वेपन्स बन रहे हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि वेपन्स क्या करते हैं, क्या करते हैं, धमाका करते हैं, तो इजराइल का चल रहा है ना, धमाका हो रहा है, सब पूरी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन वायरस छोड़ दिया एक चुपचाप, ना धमाका ना कुछ, ना किसी संपत्ति को नुकसान है, कौन से जो काम होता है? और एक नॉर्मल बीमारी की आदमी, कई लाख लोग पूरे विश्व में तो करोड़ों की संख्या में आ गए होंगे निमट के, देखो कितना। तो भैया अब इस पे कंट्रोल होना चाहिए,
क्या होना चाहिए? Control. कंट्रोल। कंट्रोल पहले तो अपने लेवल पे होना चाहिए। इंडिया में अगर हम ये काम कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो इस पे कंट्रोल होना चाहिए। Sir. तो हमने जो है एक संस्था बनाई। Yes, sir. क्या बनाई? एक संस्था बनाई जो किस पे कंट्रोल कर रही है? जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर बनाने पे के ऊपर कि भाई कितना चेंज हम कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं। एक संस्था है, उसका नाम भी क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग Approval. अप्रूवल कमेटी। ये एक संस्था है। Yes, sir. जो भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार करेंगे, इस संस्था से उसका पास होना जरूरी है। वो चेक करेगी कि आपने जो चेंज किए हैं वो सोसाइटी के लिए, इकोसिस्टम के लिए ठीक है या नहीं है। आपको सर्टिफिकेट देगी ये कमेटी कि आप इसे बना सकते हैं या आप इसे नहीं बना सकते, है ना। आप फरहान ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऐसा खटमल बना ले जो रात को जाए और सारे बच्चों की किताब काट के आ जाए और आप सुबह नीट का एग्जाम देने के लिए नोट्स बचे आपके, बाकी के सबके नोट कटे फटे मिले, है ना। वो सुबह देखे कि हम पढ़े कहीं से, है ना। तो भाई सोच सकते हैं ना लोग बाग। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म हम नहीं छोड़ सकते भैया मार्केट में कि ऐसी चीज बना ले कि जो दूसरों को नुकसान दे। तो इसलिए इस संस्था की जरूरत पड़ी, है ना। और ये संस्था हमने बनाई। अब जो भी चेंज आप जेनेटिकली मॉडिफाइड आएगा प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म, वो सब इस संस्था का सर्टिफिकेट लेकर ही आएगा। ये एक सरकारी संस्था। ठीक? इसके अलावा भाई बहुत दूसरे इश्यू भी हैं, Yes, sir. है ना। क्या इश्यू है भैया? इश्यू है पेटेंट को करवाने को लेकर। पेटेंट, पेटेंट जानते हैं ना। Yes, sir. पेटेंट ये होता है कोई भी ज्ञान हमने अगर अर्जित कर लिया, कोई भी चीज हमने बना ली, तो भैया हम उसका पेटेंट करा लेंगे। और अगर हम उसका पेटेंट करा लेंगे तो विश्व में, पूरे विश्व में कोई उसे तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहें। या तो आपको उसका पैसा देगा वो Yes, sir. कि भाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा ले लो, है। या तो वो पैसा देगा, और अगर पैसा देगा तो ही आप इस्तेमाल करो, अन्यथा वो आपका प्रोडक्ट है। तो इसका नुकसान ये हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्री है जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज विविधता नहीं है, Yes, sir. है ना, उनके पास ज्ञान, ट्रेडिशनल विविधताओं का ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने क्या काम किया कि भैया इस ज्ञान को अपना ज्ञान बना के पेटेंट करा के मार्केट में लाने लगे। अब ये परेशान, हल्दी और नीम, Name. Yes, sir. हल्दी और नीम Turmeric. भारतीय मेडिसिन में सदियों से इस्तेमाल होते रहे, और उनका पेटेंट करा रही है एक विदेशी कंपनी, है ना। क्या करा रही है? एक विदेशी कंपनी कि भैया देखो, अब कोई भी हल्दी और नीम के एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक गुणों का इस्तेमाल करके जब तक नहीं बेचेगा, जब तक हमें उसकी रॉयल्टी नहीं दे देगा। अरे भाई हमारे यहाँ तो सदियों से भैया फुंसी हो रही है तो नीम के पानी में नहा ले तू, है? तो चोट लग गई तो भाई हल्दी की फुंकी ले ले तू। ये तो कार्यक्रम सदियों से चलता है, कहीं पे चोट लगी तो हल्दी। अरे हमारे यहाँ तो इवन इवन जो हमारी शादियां होती हैं, तो जो लड़के और लड़की होती हैं उन्हें क्या भाई कि इन्हें अब ये स्पेशल है, इनके ऊपर कोई बैक्टीरियल, फंगल इस तरह का कोई हमला ना हो, तो हल्दी के उपटन से उन्हें एक प्रोसेस किया जाता है 3-4 दिन तक कि भाई हल्दी लगा के इन्हें निलाना है। हल्दी की एक रस्म होती है ना। हल्दी की एक स्पेशल रस्म होती है इस काम के लिए कि भाई हल्दी की रस्म है, हल्दी से इन्हें निलाना है जिससे कि कोई भी इनके ऊपर खतरा ना हो। स्पेसिफाइड, जैसे हम किसी चीज को कह रहे हैं भाई इम्यून एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो ऐसे हम हमारे यहाँ सिस्टम है करने का, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा है, तो भैया एक जंग लग रही है, फिर हम जीते, फिर हम उसमें जीते। चावल, Yes, sir. 2 लाख किस्में हैं चावल की, 2 लाख से भी ज्यादा किस्में हैं, और 20 से ज्यादा बासमती की किस्में। अरे हम भारत के लोग, भारतीय महाद्वीप, भारत और पाकिस्तान, यानी ये भारतीय महाद्वीप का एरिया है ये,
यहाँ की बासमती जग जाहिर है। और एक विदेशी कंपनी कह रही है कि बासमती हमारी है। बासमती तो भाई अगर तुम्हारी अब है तो तब से क्या हम घंटा बजा रहे हैं? इतने सालों से बासमती को बेच रहे हैं। पुरानी ग्रंथ निकाले गए पुराने, जितने भी यहाँ पे राजा हैं उनकी किताबों में जहां पे भी खान पान का संदर्भ है वो उन्हें दिखाया गया कि भाई देखो इसमें जिक्र है इस बासमती का, इस ये बासमती ऐसे हैं। जो आपका चीनी यात्री आया था वो जो फसलें ले गया था या कुछ ले गया था उनके दिखाया गया कि भई ऐसे चावल लाया वो जिसकी सुगंध जो है यहाँ बने तो वहां तक जाती है। तो फिर जाके हमें वो मिला अधिकार। तो भैया विदेशी कंपनियां तो फायदा उठाना चाह रही है। क्या उठाना चाहती है? फायदा। एक बायो पायरेसी भी है। यस सर। क्या है? बायो। ये एक और नया खतरा है। यस। बायो पायरेसी, पायरेसी तो आप जानते हैं ना? यस सर। आप सब पायरेटेड फिल्में तो देखते ही होंगे। वैसे फिल्म किसने बनाई? डायरेक्टर डायरेक्टर ने, है ना? उसने मेहनत की, पैसा खर्च किया वो हम डाउनलोड कर लें। और वो डाउनलोड करके आपने बेचने शुरू कर दिया। आप मुफ्त में अमीर बन रहे हो। पैसा किसे जाना चाहिए था? जिसने मेहनत की है। क्या किसे रहा है? एक थर्ड पार्टी को। जिस वेबसाइट है ऐसे ही यहाँ पर है बायो पायरेसी। प्रोडक्ट आपका है, आपने उसके गुण तैयार करके कोई तीसरा उसका फायदा लेके एमवे में बेच रहा। एमवे कंपनी बना रही है उसे, ये और आप भी खरीद रहे हैं। एमवे का अच्छा है, बैद्यनाथ का बेकार है क्योंकि बैद्यनाथ भारतीय कंपनी है। और एमवे ने वही काम करके अपना बना के दे दिया और आप खरीद रहे हो महंगा महंगे दामों में। जो 1 रुपए में खरीदते थे उसे आप 100 रुपए में खरीद के खुश हो। उस फर्क इतना ही तो है, उसने उसे अच्छा सा परिष्कृत कर दिया और अच्छी मशीन में निकाल के दे दी। इसके अलावा तो और कोई फर्क नहीं है। ये आपको पूरा का पूरा कह रहा है कि पूरी जड़ खाओ, वो उस जड़ में से वो सत्व निकाल के वो दे रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपका हो गया। हाँ? तो भाई कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि बायो पायरेसी फिर हमें अपने एक सेकंड अमेंडमेंट करना पड़ा। जो हमारा यहाँ पेटेंट कानून है संसद में बिल बना के हमें एक द्वितीय संशोधन करना पड़ा कि भैया इस तरह की बायो पायरेसी होगी तो उसका हर्जाना उसी व्यक्ति को मिलेगा, उसे देना पड़ेगा जिसने वो फर्स्ट बार यूज किया है, जो करता है। तो इस प्रकार से हम भैया ये जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है इससे जूझ रहे हैं और आगे आगे और जूझना पड़ेगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी, ये टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी। और जब ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो क्या होगा? जब ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो क्या होगा? इस तरह के केसेस आएंगे, बायोपायरेसिस के केसेस आएंगे, है? तो इसमें किसे जाना चाहिए आपके हिसाब से? रॉयल्टी किसे मिलनी चाहिए? देखो रॉयल्टी तो उसकी है जिसने फर्स्ट टाइम करके मेहनत की, रिसर्च किया, उसने रिसर्च करके उस चीज को निकाला है तो उसका हक बनता है। इसमें बहुत से छोटे कंट्री भी है, अफ्रीकन कंट्री भी है छोटे छोटे, भाई कोई चीज वहां पर होती है और वो चीज को जानते हैं। वो जानते हैं कि इस जहर का इस्तेमाल करने के लिए हम कौन से पत्तों का रस लगाते हैं। आप उन्हीं पत्तों के रस की एक मेडिसिन बना के वो कह दे कि नहीं पेटेंट हमारा हो गया। भैया ठीक है उनके पास उसका वो तो मलहम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपने पढ़ा है ना एक, शायद आप 10वीं में होते हैं तो आपने एक बिच्छू घास के बारे में पढ़ा होगा, पहाड़ों में होता है ना? पहाड़ों में एक बिच्छू घास होता है तो उसकी पत्तियां को अगर छू जाए तो ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी ने डाली क्योंकि फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, लेकिन उसका इलाज भी बराबर में हो गया दूसरे पौधे में होता है। तो पहाड़ी लोग जानते हैं वहां पर ये ज्यादा होता है तो तुरंत दूसरे पौधे का रस उस पे लगा देते हैं। अगर आप वो रस ना लगा के उस रस को एक मलहम के रूप में ले आए और कह दे नहीं जी इसका इलाज तो केवल हमारा है, ये तो हमारी नकल कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं। इलाज तो उन्हीं का है परंपरागत। तो ऐसे ही परंपरागत औषधियां है बहुत जिनका इस्तेमाल हमारे सदियों से होता है ना। वैद्य हैं, हकीम हैं जो सदियों से, और आपके इवन आपके घरों में जो वैद्य और हकीम भी नहीं जानते हैं, इवन आपके घरों में आपके जो बुजुर्ग हैं उनके पास ज्ञान जो हम करते हैं। और इसी ज्ञान को आपने देखा होगा जब से
मोदी सरकार आई है वो इसी ज्ञान को, इसी परंपरागत ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसने आयुष मंत्रालय को बहुत बढ़ावा दिया है कि भाई जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, ठीक है हम आज एलोपैथी में खो रहे हैं, लेकिन हमारा ज्ञान भी तो कुछ है जी सर जी। जो सदियों से इतने बड़े देश में होता रहा है, उसे हम क्यों मिला दें इनके चक्कर में। आयुष तो वो उस पे आयुष मंत्रालय उन्होंने स्पेशल उसे फंडिंग किया और कहा कि भाई आप बढ़िए आगे, अपना आपका जो ज्ञान है उसे आगे लाइए, काम होगा। और निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता मिल रही है और जी आज पूरा विश्व जो है वापस उस परंपरागत इलाज की तरफ भाग रहा जी है ना। एक कहते हैं भाई जब परंपरागत इलाज मौजूद है और वो सक्सेसफुली इलाज कर रहा है, तो व्हाई वी आर डूइंग सो। तो जितना इलाज हम कर सकते हैं वो इलाज उस परंपरागत ज्ञान के रूप में किया जाए, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से हम बायोटेक्नोलॉजी को अपनी एप्लीकेशंस में ला सकते हैं, उसके जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फेस कर सकते हैं। इसमें संसद में कानून बनता है, इसमें संस्थाएं भी पास होती है ना, संस्थाएं बनती हैं। और कुछ छूटा है? नो सर। और कुछ छूटा है? नो सर जी। देखो कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है इसमें, हालांकि मैंने कोशिश की है कि इसमें सारे पॉइंट आपको छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे बिंदु हैं, एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या इसमें पढ़ लिया। और उस जिस पॉइंट को पढ़ा है सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी हमने। राइट। पहले तो बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ा हमने, Yes, sir. उसमें हमने ट्रेडिशनल नॉलेज पढ़ी, फिर मॉडर्न नॉलेज पढ़ी। इस ट्रेडिशनल और मॉडर्न नॉलेज की डेफिनेशन को मिला के किसने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक रास्ता हमें दिखाया जिससे सभी संतुष्ट थे इनकी डेफिनेशन से कि भैया हम किस प्रकार से करें। और बिल्कुल निश्चित हो गया कि जो डिजायर जीन है केवल उन्हें ही हम भेजें, इन डिजायर जो है उसे आगे ना भेजें, उसे आगे ना भेजें। और इसके आधार पे फिर हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया। बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस वही है, एक डिजायर डीएनए है, उसे वेक्टर में डालना है आइसोलेट करके, वेक्टर से होस्ट में, होस्ट के बाद उसकी क्लोनिंग करनी है, नंबर को उसके बढ़ाना है। यही तो प्रोसेस है पूरा। तो हमने भैया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम इसे लेके आए। एग्रीकल्चर में कौन कौन से एग्जाम्पल आपने पढ़े, सबसे पहले तो आपने एग्रीकल्चर में एक रिवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा, है ना। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का यूज पढ़ा आपने उसमें, और बायोटेक्नोलॉजी के यूज में क्या क्या पढ़ा आपने, गोल्डन राइस। यस सर जी। गोल्डन राइस को आपने जाना, गोल्डन राइस के बाद किसे जाना आपने, बीटी कॉटन को आपने जाना, बीटी कॉटन के बाद जी है Tobacco. टोबैको। और इसी के साथ साथ हमने थोड़ा सा जिक्र जो है हीरोडिन का भी किया था, Yes, sir. और एक टोमेटो की एक कैरेक्टर को लेके भी किया था कि भाई टोमेटो में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो उसे राइप करता है, जिससे वो सड़ जाता है। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ही ऐसे टोमेटो भी तैयार किए जो कि देर तक पकते थे, जिसमें उस एंजाइम को नष्ट किया गया, जिसमें उस एंजाइम को क्या किया, बनने नहीं दिया गया। इसके बाद हम इसके क्षेत्र में लाए इसे, मेडिसिन के क्षेत्र में लाए। मेडिसिन के क्षेत्र में भी आपने क्या क्या पढ़ा, इंसुलिन आपने पढ़ा, Gene therapy. जीन थेरेपी आपने पढ़ी, और Molecular diagnosis. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस आपने पढ़ा। Uh, जीन थेरेपी, इंसुलिन की पूरी प्रक्रिया आपने पढ़ी। जीन थेरेपी में आपने क्या क्या पढ़ा, एक ही केस स्टडी थी आपकी, है ना। yes. जीन थेरेपी में एक ही केस स्टडी आपने पढ़ी, जिसमें क्या था, ए डेफिशिएंसी को आपने जाना। जीन थेरेपी में आपने एडीए डेफिशिएंसी को जाना, ठीक। उसके बाद क्या आया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आपने क्या क्या पढ़ा, PCR और ELISA. पीसीआर एंड रेडियोग्राफी पे। और radiography. एलिसा एंड Radiography. रेडियोग्राफी। ये आपने देखी, Yes, sir. है। इसके बाद Transgenic animals. आपने क्या पढ़ा, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का स्टडी आपने अलग अलग क्षेत्रों में किया,
किसी आपकी फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को जीन का इस प्रकार से रेगुलेशन होता है ये जानने में किया। डिजीज की स्टडी आपने की, किस प्रकार से डिजीज की इलाज कर सकते हैं आप इनका। आपने जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बनाने में इसका इस्तेमाल देखा। वैक्सीन की टेस्टिंग आपने की, केमिकल की टेस्टिंग आपने इसके ऊपर की। ठीक है, इन सब कामों में आपने बायोटेक्नोलॉजी का यूज को पढ़ा। ठीक है, तो यही चीजें दिमाग के आपके घूमनी चाहिए, यही चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। ठीक है भाई, हैं? इसके बीच बीच में बहुत सी चीजें आई हैं जो आपने गहराई में जाके जानी। क्लियर? सब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ना? अब आपका टेस्ट होगा। इसी का तरीके अब कितने लेसन हो गए? 4 हो गए ना? कौन कौन से? दो रिप्रोडक्शन हो गया, इवोल्यूशन हो गया और बायो प्रोसेस हो गया और सर ये हो बायो एप्लीकेशन। बायो। ठीक है, तो भैया ये अच्छी तरह से कर लेना तैयार। सर का बैठा है अब है सर सबका है, हैं? सबका है, सब लेसन का है। सर बता छोटा बता दिया मैंने। अब क्या और कोई स्पेशल बताऊं? इधर ही सबका है। अभी है आप बताए टेस्ट अभी है, अभी का मतलब है अगर मैंने 4 लेसन आपको दिए हैं, अगर मैंने 4 लेसन आपको दिए हैं तो निश्चित रूप से 2-3 दिन तो मैं आपको दूंगा कि एक लेसन को कम से कम एक दिन में कर लें, आप रिवाइज कर लें। इतना अन्याय तो मैं भी नहीं करूंगा आपके साथ। एक काम करना सर जी वीरवार को ले वीरवार कौन से दिन है? 7 तारीख बृहस्पतिवार को है ना वीरवार? बृहस्पतिवार क्या होगा ठीक है, तो करेंगे हम, तो आपका टेस्ट लेंगे। अब सब बच्चे तैयार रहेंगे ना? गायब तो नहीं होने के? सर देखो, हाँ जी, अब इन लोगों से 5 चैप्टर हो गए। कौन कौन से? सर 2 तो ये हो गया, इवोल्यूशन हो गया और 2 रिप्रोडक्शन के हो गए। और रिप्रोडक्शन के और 2 ये ले लें। ठीक है सर मैंने 4 का कहा है तो 4 ही लूंगा, 5वां नहीं जोड़ूंगा। 5 तो हो गए। नहीं अच्छा, कितने बच्चे तैयार हैं जो 5 लेसन का देना चाहते हैं? 1 2 3 4, वेरी गुड। मेजोरिटी कुछ नहीं जानती हम सब तो मिलो था। नहीं सर कितने के भी लेना होता है? सर कितने का? 5 करते हैं। इवोल्यूशन छोड़ दे, ठीक है चलो इवोल्यूशन छोड़ देते हैं। हैं? आसान है। आसान है पर एक काम करो 3-4 रुपए ट्यूशन भी ले लेना ऐसा होता है? सर तो बायोडाटा लेना तो रिप्रोडक्शन हां क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, आपका टेस्ट होगा, सब बच्चे तैयार रहेंगे टेस्ट के लिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा जी वो बच्चा पीछे कोने वाला खड़ा है, अपने साथियों को बता दियो। वो कहते जी हमें पता नहीं था। सब बच्चे अपने साथियों को बता दे कि अब आपका एक टेस्ट प्रस्तावित है, सर ने 4 लेसन का टेस्ट का अलार्म कर दिया है। किसी भी दिन आपके सामने उन 4 टेस्ट के क्वेश्चंस खुल जाएंगे और आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा। पास में होना पड़ेगा नहीं सर जी मैं बता वो तो हम मॉनिटर करेंगे कितना बच्चे ने हमारी बात को ध्यान से सुना था क्लास में, कितने नहीं। वो बच्ची खड़ी हो जाए पीछे वाली, क्या नाम बेटा है? मनसा बेटा, खूब पढ़ना, ठीक है? घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। बैठो, वो बच्ची खड़ी हो, क्या नाम है? स्वाति। पढ़ोगे ना डट के? हाँ, डट के जवाब देना है, सर जी एक बार घबराना नहीं है। कभी घबरा जाओ टेस्ट के नाम से। सर जी एक बार हमें भी कह दो सर ये तो छुट्टी पर टेस्ट वाले दिन। कौन? हाँ, टेस्ट वाले दिन कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं, सोचते हैं कि पूरे ही गायब हो जाओ, जब होंगे ही नहीं तो क्या घबराना और क्या देना। तो छुट्टी थी लेकिन हम टेस्ट ऐसे दिन ले लेंगे, मैंने कहा ना, बिल्कुल अचानक सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं चलेगा आपको कि आपका टेस्ट भी होने वाला है, लेकिन मैंने कह दिया टेस्ट होगा। तो हमेशा तैयार रहो, हमेशा एक कहते हैं ना अलर्ट पे हो 24। ठीक, आज से तैयारी शुरू कर दो और 4 लेसन के क्वेश्चंस को निकाल दो अपने दिमागों से।
पूरे घुमा दो, है ना? क्या-क्या पूछा जा सकता है आपसे, क्या-क्या जवाब दें। क्लियर? यस सर। कोई क्वेरी हो, नो सर। कोई सवाल हो टेस्ट के संबंध में? हैं? क्वेश्चन आपने बनाया हम नहीं बनाए हैं। जब टेस्ट हम लेंगे तो हम ही क्वेश्चन बनाएंगे, है ना? कौन बोल कौन-कौन से प्रश्न हैं? देखो किसने पूछा? किसने पूछा था? सर मैंने पूछा पीछे सब आ जाए। प्रश्न भैया सर जी काम वो हैं जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उनसे संबंधित आएंगे, उन पे रिलेटेड आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी आएंगे, निट बेस आएंगे, ठीक है? तो यही प्रश्न आएंगे। आप निट एनसीईआरटी में से ही आते हैं प्रश्न हमेशा। एक दो प्रश्न होता है जो इधर उधर का होता है, मोस्टली प्रश्न एनसीईआरटी से ही होते हैं, ठीक है ना? ठीक है भाई, थैंक यू।